गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का केसला जो हम लोग निरंतर जारी किए हुए थे, उनमें से कुछ शेष रह गए थे केसला, जिनको हम लोग समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के केस लॉज जो है वो महत्वपूर्ण हैं हमें अपने आगामी परीक्षाओं के लिए। तो उन्हें हम समझेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, विशेषाधिकृत संसूचना। तो इनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण वाद हैं जिनको हमें याद रखना है और ध्यान रखना है। तो उसमें से एक लीडिंग जजमेंट है कुलविंदर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य 2015 का महत्वपूर्ण वाद है। इस वाद में कहा गया कि जब शासकीय साक्षियों का साक्ष्य विश्वसनीय और विश्वास करने योग्य है, तब उनके साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध आधारित न करने का कोई कारण ही नहीं है। अन्य दूसरा वाद है भारत संघ बनाम ओरिएंट इंजीनियरिंग एंड कमर्शियल कंपनी 1978 का वाद है। इस वाद में धारा 121 के अंतर्गत विशेषाधिकार एक मध्यस्थ के लिए भी उपलब्ध है, इस बात को बताया गया है। अन्य महत्वपूर्ण वाद राम भरोसे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1954 का वाद है। इस वाद में कहा गया कि न्यायालय ने भी निर्धारित किया कि धारा 122 के अंतर्गत संसूचना के अलावा पति या पत्नी के आचरण के कार्य संरक्षित नहीं है। एक पत्नी इस बात की साक्ष्य भी दे सकती है कि उसके पति ने किसी निश्चित अवसर पर क्या किया, हालांकि वह यह नहीं बता सकती कि उस अवसर पर उसने क्या किया। महत्वपूर्ण वाद है क्यून इम्प्रेस बनाम डोनोइंग 1899। प्रश्न यह है कि क्या घर की तलाशी के दौरान पुलिस द्वारा बरामद अपनी पत्नी को आरोपी द्वारा भेजी गई एक संसूचना ग्राह्य है। यह भी निर्धारित किया गया कि इस पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि मामले में पत्नी की परीक्षा नहीं की जा रही थी और ना तो उसका खुलासा करने के लिए उसे विवश किया गया था और ना ही ऐसा करने की अनुमति दी गई थी। MC वर्गीस बनाम TJ पन्ना AIR 1970। यह माना जाता है कि धारा 122 के तहत निषेध केवल पति पत्नी पर लागू होते हैं, न कि तीसरे व्यक्ति पर। इसके अलावा धारा 122 के तहत निषेध शादी के विघटन के बाद भी जारी रहेगी। फर्दर द बार अंडर सेक्शन 122 वुड इवन कंटिन्यू आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। साक्ष्य देने के समय की स्थिति के बजाय संसूचना के समय की स्थिति को भी देखा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण AIR 1975। धारा 123 लोक कल्याण सर्वोपरि विधि है। सालुलस पापुली एस्ट सुप्रीमा लेक्स के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि लोक कल्याण सर्वोच्च विधि है। धारा 125 के संबंध में न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि विधि की नींव सार्वजनिक हित पर आधारित है और सार्वजनिक हित क्योंकि साक्ष्य की मांग करता है, उसे जनहित के विरुद्ध तौला जाना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण विषय जो है वो है विटनेस, गवाह या साक्षी। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसमें कौन कौन से वाद हैं। तो पहला है मोहम्मद सुगल बनाम द किंग AIR 1946 का वाद है, जिसमें कहा गया कि अभी निर्धारित किया गया कि एक बच्चा भी सक्षम साक्षी है अगर उससे पूछे गए प्रश्न को समझ सकता है और तर्क संगत उत्तर दे सकता है, भले ही वह शपथ का अर्थ या उसकी मंशा ना समझता हो। तो एक चाइल्ड को कॉम्पिटेंट विटनेस की भांति माना गया है। भगवान सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 2003। सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्धारित किया कि बच्चे के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है क्योंकि वह एक यातना का एक आसान शिकार है। इसलिए न्यायालय हमेशा अन्य साक्ष्यों से उसके साक्ष्य की पर्याप्त संतुष्टि की तलाश करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण वाद है रतन सिंह दलसुख नायक बनाम गुजरात राज्य 2004। कम आयु के बच्चों को साक्ष्य देने की अनुमति दी जा सकती है अगर उसके पास प्रश्नों को समझने और उसका तर्कसंगत उत्तर देने की बौद्धिक क्षमता है। कृष्ण पिल्लई
बनाम केरल राज्य AIR 1981, एक हितबद्ध साक्षी के साक्ष्य को सावधानी से जांचना चाहिए। हालांकि जहां इस तरह की जांच विश्वसनीयता स्थापित करती है, वह ऐसे साक्ष्यों को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। दगड़ू बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1997, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि धारा 133, धारा 114 के दृष्टांत खा के बीच कोई अंतर विरोध नहीं है और दृष्टांत हो सकता है में शब्द का उपयोग करता है, इसलिए विवेकाधिकार न्यायालय के पास है। न्यायालय को यह देखने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करना होगा कि वह क्या सहअपराधी विश्वसनीय है या नहीं। रविंद्र कुमार डे बनाम ओडिशा राज्य AIR 1997, सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि किसी सहअपराधी के पूरे साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और न ही ऐसी साक्ष्य को पूरी तरह से अविश्वसनीय साक्षी माना जा सकता है। न्यायालय साक्ष्य के उस भाग पर भरोसा कर सकती है जो विश्वास प्रेरित है। R बनाम स्करविल्ले 1960, न्यायालय ने निर्धारित किया कि क्या आवश्यक नहीं है कि सहअपराधी संबंधित अपराध के हर विवरण स्वतंत्र संपुष्ट हों। यह पर्याप्त है कि मामले की सर्वांग परिस्थितियां संपुष्ट हों। सुखवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1995, न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि साक्षी को तब तक प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती जब तक कि पहले उसकी मुख्य जांच न हो जाए। जहां अभियोजन पक्ष ने अपनी साक्षी की परीक्षा नहीं की, उसे प्रतिपरीक्षा की। यह भी निर्धारित किया गया कि अभियोजन ने स्वयं अपने साक्षी को छोड़ दिया। इस तरह का दृष्टिकोण अभियोजन पक्ष के मामले की विश्वसनीयता की गंभीरता को प्रभावित करता है। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रमेश पाल 1996, सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्धारित किया कि पक्षद्रोही साक्षी के सूक्ष्म परीक्षण की मांग की आवश्यकता होती है क्योंकि वह खुद का ही खंडन कर रहा है। उसके कथन का वह हिस्सा जो अभियोजन या बचाव पक्ष के अनुरूप है, उसके स्वीकृत किया जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण बात है गणपत बनाम तमिलनाडु राज्य 2018, किसी साक्षी को हितबद्ध साक्षी तभी कहा जा सकता है जब मुकदमे के परिणाम कुछ लाभ प्राप्त करता है, इसलिए संबंधित साक्षी तथा हितबद्ध साक्षी एक समान नहीं है। विद्याधर बनाम मांगिक राव AIR 1990, जब बात करने वाला पक्ष साक्ष्य नहीं होता और स्वयं को परीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं करता तो यह उद्धारित किया जाएगा कि उसके द्वारा स्थापित मामला सही नहीं है। चाको बनाम केरल राज्य 2004, एक विश्वसनीय साक्षी बड़ी संख्या में महत्वहीन साक्षियों के गवाह की प्राथमिकता को कम कर सकता है। जुवार सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 1981, यदि साक्षी का मौखिक साक्ष्य प्रथम दृष्टया स्वीकार है तो न्यायालय इसे केवल इसलिए स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि कोई प्रतिपरीक्षा नहीं है। गोपाल सरवन बनाम सत्यनारायण AIR 1989, यदि साक्षी की मुख्य परीक्षा के बाद वह प्रतिपरीक्षा के अधीन किए जाने के लिए उपस्थित नहीं होता तो उसका साक्ष्य मूल विहीन हो जाता है। लीला श्रीनिवास राव बनाम मध्य प्रदेश AIR 2004 के बाद में यह अब निर्धारित हुआ कि तथ्य कि कुछ साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है, परिणाम उनके साक्ष्य के अंततः स्वीकृति साक्ष्य के रूप में नहीं होगा। पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य भी अगर अन्य साक्ष्यों के समर्थन पाते हैं तो इस पर ध्यान किया जाता है। रामचंद्र बनाम हरियाणा राज्य AIR 1981, न्याय के प्रत्येक द्वार का पता लगाना पीठासीन न्यायाधीश का कर्तव्य है, इस उद्देश्य के लिए कि उसे स्पष्ट रूप से धारा 165 के साथ साक्षियों से प्रश्न करने के अधिकार अभिव्यक्ति रूप से निहित किया जाता है। यह अधिकार इतना व्यापक है कि वह किसी भी समय किसी भी रूप में किसी भी तथ्य जो चाहे सुसंगत हो अथवा असंगत हो उसके बारे में प्रश्न पूछ सकता है। मिसलेनियस में अन्य महत्वपूर्ण बात है राजा उर्फ अय्यन बनाम तमिलनाडु राज्य AIR 2010 का वाद है।
जो 1 अप्रैल 2020 को विनिश्चित हुआ। यदि किसी कारण से संयुक्त विचारण नहीं किया जाता तो सह अभियुक्त की स्वीकृति का किसी अन्य अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में ग्रहण होना नहीं माना जा सकता है। उसी बाद में समय के पश्चातवर्ती बिंदु पर भी विचारण का सामना करेगा। आर जयपाल बनाम तमिलराज 2019। यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अनाज को फूस से अलग कर दे। जहाँ फूस को अनाज से अलग किया जाता है वहाँ अदालत के लिए खुला होगा कि वह अभियुक्त को दोषी ठहरा सकता है। हालांकि यदि अनाज और भूसे को अलग नहीं किया जा सकता तो अभियोजन कथन को पूर्णतः खारिज कर दिया जाना चाहिए। रतन सिंह बनाम निर्मल गिल का वाद है। उच्चतम न्यायालय ने दोहराया कि यदि एक दस्तावेज पंजीकृत किया गया हो तो एक दस्तावेज वास्तविक माना जाता है, अन्यथा साबित करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर है जिसने कथित पंजीकृत दस्तावेज को चुनौती दी हो। अर्जुन पंडित राव खोटकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंतयाल अन्य। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि 65B के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के माध्यम से साक्ष्य की पूर्ववर्ती ग्राह्यता के लिए एक शर्त है। जहाँ संबंधित व्यक्ति या प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण पत्र आवेदन किया गया हो, व्यक्ति या प्राधिकरण या तो प्रमाण पत्र देने से इनकार करता है या ऐसी मांग का उत्तर नहीं देता है, तो ऐसा प्रमाण पत्र मांगने वाला पक्ष साक्ष्य अधिनियम CPC या SCRPC के प्रावधानों के तहत अपने उत्पादन के लिए न्यायालय को आवेदन कर सकता है। न्यायालय ने भी आधारित किया कि यदि स्वयं मूल दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है तो धारा 65B सब क्लास 4 के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र अनावश्यक है। उच्चतम न्यायालय की 2 न्यायाधीश पीठ ने शाफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य अनवर PV बनाम PK बशीर के बीच मतभेद को ध्यान में रखते हुए प्रश्न का उल्लेख किया कि वह पक्ष जो डिवाइस के कब्जे में नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज का उत्पादन होता है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B सब क्लास 4 के तहत प्रमाण पत्र करने की आवश्यकता नहीं हो सकती। अनवर PV बनाम PK बशीर में यह निर्धारित किया गया कि धारा 65B के तहत आवश्यकताओं की पूर्ति न होने तक द्वितीयक साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाएगा। पीठ ने शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के निर्णय को खारिज कर दिया था।